कॉमर्स +2 हाई स्कूल ग्रेडी आप लोग के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं एनपीओ के बारे में आप लोग को बता रहा था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैं आप लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कुछ डिफरेंट सम्स सॉल्व करके बताया था और उसमें जो भी बातें थी उससे संबंधित वो मैंने आप लोगों के समक्ष क्लियर किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने भी डिफरेंट सम्स को बनाने का प्रयास किया होगा और बनाने में सफल भी हुए होंगे। अब एक जो अंतिम टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बचता है वह है बैलेंस शीट। यानी कि कोई भी गैर व्यापारिक संस्था बैलेंस शीट का भी निर्माण करता है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण या आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे का मतलब है कि किसी भी व्यापारिक संस्था हो या गैर व्यापारिक संस्था हो जिसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना। जब हम किसी संस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बैलेंस शीट का निर्माण करना पड़ता है। बैलेंस शीट में मुख्य रूप से जो आते हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटीज। ये आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे बैलेंस शीट, जिसमें कि लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में जाने होंगे। गैर व्यापारिक संस्था यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इनकम एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट का निर्माण करता है ताकि उसे अपने संस्था के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता लग सके। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद जो ये बैलेंस शीट बनता है गैर व्यापारिक संस्था, ये बैलेंस शीट कैसे बनेगा उसका पहले हम लोग फॉर्मेट को जानेंगे कि बैलेंस शीट का निर्माण में किन किन आइटम को शामिल किया जाता है और उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से। बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं, जैसे कि कैपिटल फंड है, फिक्स एसेट्स का कुछ डिफरेंट जिसमें कि वर्किंग कुछ करना पड़ता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को समझते हैं, उसका फॉर्मेट को समझते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बैलेंस शीट का निर्माण कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश डैश, जो भी संस्था का नाम होगा। नीचे हम लोग लिखेंगे एज ऑन 31st, जो भी डेट हो। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होता है, अमाउंट, और राइट साइड में एसेट्स। और अमाउंट। अब सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड में जानेंगे कि कौन कौन से आइटम्स को लायबिलिटी में शामिल किया जाता है।
सबसे पहले हम लोग इधर लायबिलिटी साइड में जो लिखेंगे वो है कैपिटल फंड। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सरप्लस। ये सरप्लस जो है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सेस इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और माइनस होगा डेफिसिट। डेफिसिट मतलब इसे हम लोग लिखेंगे तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसके बाद जो भी आएगा इसको हम यहां लिख देंगे, यानी कि सबसे पहले कैपिटल फंड, इसमें हम लोग सरप्लस को जोड़ेंगे यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर डेफिसिट हुआ या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है तो उसे हम लोग कैपिटल फंड में माइनस कर देंगे। इसके बाद जो हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा वो है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है स्पेशल पर्पस डोनेशन। इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कोई भी स्पेशल पर्पस डोनेशन है तो वो हमारा कैपिटल इनकम है, और कोई भी कैपिटल आइटम का संबंध बैलेंस शीट से होता है, कैपिटल इनकम हो या कैपिटल पेमेंट हो। तो स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशल पर्पस डोनेशन जो है वह हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा। इसके बाद इधर हम लोग लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी वो भी हमारा लायबिलिटी में आएगा। इंश्योरेंस फी, कैपिटल पार्ट, यानी कि सामान्य तौर पर इंश्योरेंस फी को तो हम लोग रेवेन्यू इनकम मानते हैं, लेकिन कभी कभी अगर इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहे कि इंश्योरेंस फी को कैपिटलाइज करना है या कैपिटल इनकम मानना है या उसका कुछ पार्ट को कैपिटल इनकम मानना है, तो जितना हिस्सा इंश्योरेंस फी का कैपिटल माना जाता है या कैपिटल माना जाएगा उसे हम लोग यहाँ पर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड भी जो है यह भी हमारा कैपिटल इनकम होता है, क्योंकि एंडोमेंट फंड जो है बार बार संस्था को प्राप्त नहीं होती है। इसकी चर्चा भी मैं पहले कर चुका हूं। इसके बाद स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड जिसमें हम लोग मुख्य रूप से प्राइज फंड, प्राइज मैच टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फंड इत्यादि को शामिल करते हैं। इसका भी हम लोग लेखा लायबिलिटी में करते हैं बैलेंस शीट में। इसका हम लोग किस प्रकार से करेंगे इसकी चर्चा मैं बाहर में बता दूंगा।
रफ में। इसके बाद नीचे और जो इसमें शामिल होगा वो है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में मुख्य रूप से जो इसमें आएगा क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब जो है करेंट लायबिलिटी का हिस्सा है और इस तरह से हमारा ये लायबिलिटी साइड में इन सभी बातों का उल्लेख नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से किया जाता है। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस लेंगे, इसका जो भी एसेट्स का बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इसको जोड़ देंगे, माइनस अगर डेप्रिसिएशन है इसे घटा देंगे, माइनस सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो हम लोग संपत्ति को बेचते हैं इसका बुक वैल्यू यहां पर घटा देंगे, बुक वैल्यू। इस तरह से जो हमारा बचेगा वो क्लोजिंग एसेट्स होगा और इसे दिखाएंगे, यानी कि फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस अगर संपत्ति फिक्स एसेट्स क्रय किए हैं उसको हम लोग जोड़ देंगे, डेप्रिसिएशन अगर फिक्स एसेट्स पर चार्ज हुआ है तो उसे हम माइनस करेंगे और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स उसका जो बुक वैल्यू है उसको हम घटा देंगे। बुक वैल्यू का मतलब है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जितना में यानी कि जो हम बुक वैल्यू मतलब हमारे पास बैलेंस शीट में जो एसेट्स का वैल्यू अभी बचा हुआ है, जिस संपत्ति को बेचा गया उसका बैलेंस शीट में या प्रेजेंट वैल्यू उसका हमारे संस्था के बैलेंस शीट में क्या प्रदर्शित हो रहा है। सपोज दैट अगर 10,000 रुपये का एसेट्स को 12,000 रुपये में बेचा गया तो यहाँ पर 10,000 जो एसेट्स है वो बुक वैल्यू है और 12,000 जो है वो सेल वैल्यू है, यानी कि 2,000 रुपया उस संपत्ति को बेचने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जब भी है वो घटेगा वो है बुक वैल्यू, यानी कि 12,000 जो सेल वैल्यू है उसे हम नहीं घटाएंगे, 10,000 जो बुक वैल्यू है उसका संबंध यहाँ से है उसे ही यहाँ पर घटाया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट को हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे। स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स
मटेरियल हमने यूज किया है उसे माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा यहाँ पर स्टॉक ऑफ मटेरियल्स होगा। इसके बाद इसमें हमारा आगे आएगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में मुख्य रूप से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income, accrued income और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हालांकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में हमारा accrued इनकम का ही हिस्सा है। इस तरह से जो हमारा है वो करेंट एसेट्स में मुख्य रूप से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आए। इसे हम जोड़ देंगे। हमारा दोनों साइड यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों बैलेंस शीट हर हाल में ये बराबर होगा। बैलेंस शीट यह भी हमें बताता है कि किसी भी संस्था का एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होता है। अब यहाँ पर कुछ बातों को और डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकता है, जैसे कि एक है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कभी कभी हमें क्वेश्चंस में दिया भी रहता है और कभी कभी इसे हमें ज्ञात भी करना पड़ता है। तो कैपिटल फंड हम कैसे ज्ञात करेंगे? कैपिटल फंड ज्ञात करने का दो तरीका है। कैपिटल फंड ज्ञात करने का दो तरीका है। पहला है ओपनिंग कैपिटल फंड। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड ज्ञात करना, और ये ओपनिंग कैपिटल फंड जो है वह निकलेगा टोटल एसेट्स ओपनिंग, टोटल एसेट्स ओपनिंग माइनस टोटल लायबिलिटीज ओपनिंग या बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अर्थात कैपिटल फंड कैसे हम ज्ञात करेंगे? टोटल एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो भी हमारे पास ओपनिंग एसेट्स है टोटल, उसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज, टोटल जो लायबिलिटीज है उससे अगर हम घटा देंगे तो इससे हमारा कैपिटल फंड निकलता है। एक है क्लोजिंग कैपिटल फंड निकालना। क्लोजिंग कैपिटल फंड, इसे हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे?
सर्वप्रथम इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फंड को लेना होगा। ओपनिंग कैपिटल फंड, इसमें हम लोग सरप्लस को जोड़ देंगे या इसे कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, माइनस कर देंगे डेफिसिट को एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसे हम लोग घटा देंगे। और इसमें कैपिटल इनकम जो भी है उसे भी हम लोग जोड़ेंगे, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप की, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, इंश्योरेंस फी, कैपिटल पार्क, etc। इन सब आइटम को हम कैपिटल फंड में भी जोड़ सकते हैं या अलग से भी इसे हम लिख सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोमेंट फंड या इंश्योरेंस फी को। इस तरह से बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के कैपिटल फंड के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन किया। इसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन दिया रहेगा, लाइफ मेंबरशिप फी, इंश्योरेंस फी, इंडोमेंट फंड, स्पेसिफिक फंड, प्राइज फंड, मैच या टूर्नामेंट फंड, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि बैलेंस शीट में प्राइज फंड को या मैच फंड को कैसे लिखा जाता है। उसी कंसेप्ट को हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। स्पेसिफिक फंड के बारे में मैं पहले ही डिस्कस प्राइज फंड या मैच फंड या टूर्नामेंट फंड के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। उसी के आधार पर जो हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं उसे बैलेंस शीट में यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद करंट लायबिलिटीज भी आता है बैलेंस शीट में, जिसमें क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसे भी हमको बैलेंस शीट में लिखना होगा। एसेट साइड की बात करें तो फिक्स एसेट्स, सबसे पहले कोई भी फिक्स एसेट्स, लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, etc, फर्नीचर, उसका ओपनिंग बैलेंस, अगर वर्ष के दौरान एसेट्स परचेज किया गया है तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को जोड़ देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, उस फिक्स एसेट्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है उसे घटाया जाएगा, और सेल ऑफ फिक्स एसेट, जिसमें उसका बुक वैल्यू, जितने बुक वैल्यू एसेट्स का सेल किया गया उससे भी हम लोग माइनस करेंगे, जो बचेगा एसेट्स को उसे फिर लिखना होगा। इन्वेस्टमेंट को लिखना होगा एसेट्स में, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स में, जैसे कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन है जो गैर व्यापारिक संस्था में होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मटेरियल, यानी कि वर्ष के दौरान जितना भी स्टॉक हमने परचेज किया उसे जोड़ देंगे, माइनस वैल्यू कंज्यूम, यानी कि जितना मटेरियल को हमने यूज किया है उसे घटा देंगे, जो बचेगा उसे हमें पुनः लिखना होगा। फिर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, यानी कि जो नगद संस्था के पास मौजूद है, कैश एट बैंक, यानी कि संस्था के बैंक अकाउंट में, बैंक
के खाते में, संस्था के खाते में जो बैंक में जो पैसा है, एसेट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन सभी बातों को जो कि करेंट एसेट्स है इसे हमें लिखना होगा। आउट सब्सक्रिप्शन के बारे में, एक्रूड इनकम के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। एक्रूड इनकम होता है वैसा इनकम जो जेनरेट हो चुका है लेकिन नगद के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। उसे भी हमें करेंट एसेट्स में लेना पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं तो बैलेंस शीट में जो बातें मुख्य रूप से आती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हमने यहाँ पर चर्चा किया और एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। अब आगे हम लोग पूरा क्वेश्चन जिसमें कि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनेगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन लेंगे रिसीट और पेमेंट अकाउंट का, और उसके आधार पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने लिखा है हेडिंग में, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जमशेदपुर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सबसे पहले एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग लेते हैं। Receipts and payment account for the year ending 31st March 2019. Receipts amount पेमेंट्स अमाउंट। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले टू कैपिटल रिसिप्ट, entrance fee, life, membership fee, prize fund, इंटरेस्ट फी है 30,000, 3,000, 6,000। इसके बाद टू रेवेन्यू रिसीप्ट, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस,
interest on securities, rent of all, sundry receipts, सब्सक्रिप्शन में 2000, 100, 500, 100। ये हमारा रिसीट और पेमेंट अकाउंट का कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ है। बाय में हम लिखेंगे कैपिटल पेमेंट्स, इसमें बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्राइस, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस, $25,000 बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट 11,000, फर्नीचर 900 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस 600। ये कैपिटल पेमेंट्स है। इसके बाद बाय रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स में रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, इसे हम लोग मान देते हैं रेंट 400, 400, सैलरीज 1200, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 200, इंश्योरेंस 400, और फिर नीचे बाय बैलेंस शीट, यानी कि क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये है 2000। $41,700।
ये हमारा रिसीट और पेमेंट अकाउंट इस तरह से मान लिए कि दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर outstanding subscription for 18-19 200. Number 2, outstanding salaries rupees 125. Subscription receipt included 2019-20 rupees 75. Insurance was paid up to December 2019. इस तरह से हमारे पास एक सवाल है और इससे हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी बनाना है। इसमें मुख्य रूप से जो बातों को ध्यान देना है वो कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जहाँ से है इनको ध्यान रखना होगा इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में, और कैपिटल पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट्स को भी ध्यान रखना होगा हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को बनाने में। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 का मतलब चूंकि ये हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019, यानी कि हमारा जो करेंट ईयर है वो 18-19 है, तो करेंट ईयर का जो चंदा बकाया है वो 200 रुपये है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अगर वर्ष नहीं लिखा हो तो उसे हम लोग करेंट ईयर ही मानते हैं, वो है 125। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 19-20, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन हमें प्राप्त हुआ है उसमें से 75 रुपया जो है वो 2019-20 यानी कि आगे के वर्षों का है, तो वो हमें माइनस करना होगा क्योंकि वो आगे के वर्षों का इनकम है। इंश्योरेंस वाज पेड अप टू दिसंबर 2019, इंश्योरेंस जो हमने पेड किया है वो दिसंबर तक का किया है, यानी कि आगे तक का किया है, उसे भी हमें प्रीपेड इंश्योरेंस जितना उसका कैलकुलेशन होकर के निकलेगा उसे हमें माइनस करना होगा। अब बच्चों सवाल आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया, अब इसे हम हल किस प्रकार से करेंगे उसे हम देखते हैं।
इसे हम बनाएंगे, अब हल करेंगे। बच्चों, इस सवाल को अब हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे। लिखेंगे ऊपर में हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जमशेदपुर क्लब फॉर द year ending 31st March 2019. Expenditure amount, income amount। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखें तो एक्सपेंडिचर में जो हमारा रेवेन्यू पेमेंट्स है, रेवेन्यू पेमेंट्स को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कैपिटल पेमेंट्स हमारा सब बैलेंस शीट से रिलेटेड है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। रेवेन्यू पेमेंट से जो रिलेटेड है वो है रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस। इसे हमें इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस है हमारा 400। इससे संबंधित कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं टू सैलरीज। सैलरीज ये है 1200। सैलरीज के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 125, तो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 125। इस तरह से सैलरी हमारा हो गया टोटल 1325। आगे बढ़ते हैं। 2 में होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 200। और क्या आएगा इसमें? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है पेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में, वो है 400 इंश्योरेंस पेड हुआ। लेकिन यह इंश्योरेंस हमारा अप टू दिसंबर, जैसा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, दिसंबर 2019 तक है। तो यानी कि वो एडवांस, क्योंकि हमारा ये जो ईयर एंडिंग है, क्लोजिंग है, वो 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 के बाद जो भी इंश्योरेंस पेड है वह हमारा प्रीपेड है, आगे के वर्षों, आगे के अकाउंटिंग ईयर से संबंधित है। तो उसे हमें कैलकुलेट करना होगा कि इंश्योरेंस 400 पेड हुआ, इसमें एडवांस कितना है। तो चूंकि ये माना जाता है इंश्योरेंस हमारा
1 ईयर का पेमेंट हुआ है, 1 ईयर का माना जाता है इंश्योरेंस होता है। तो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इसका। वर्किंग्स प्रीपेड इंश्योरेंस निकालना है। टोटल इंश्योरेंस पेड है 400, ये 12 महीने का है और एडवांस हो जाता है, ये जो टाइमिंग है वो 1/4/2019 से 31/12/2019 इक्वल टू 9 मंथ्स, यानी कि 9 मंथ्स का इसमें जो है हमारा एडवांस है, तो 9 से इसको गुना कर देंगे, यानी कि 300 इंश्योरेंस जो है वो आगे के काउंटिंग ईयर से संबंधित है। अतः ये जो प्रीपेड है इंश्योरेंस, इसे हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 300। तो इस तरह से इंश्योरेंस जो ड्यूरिंग द ईयर में, करेंट ईयर में जो चार्ज होगा वो है 100। और हम लोग अगर इनकम साइड में आते हैं तो जो भी रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसीट्स है, वो ध्यान में रखना होगा। इसमें सबसे पहले है बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है 2000, इससे संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। एडिशनल के बारे में से लिखता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पॉइंट नंबर 1 जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 वेयर ₹200, यानी कि करेंट ईयर का जो बकाया है वो है 200 रुपया, उसे हम लोग जोड़ देंगे एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 200, और माइनस भी होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 75 फॉर 1920, यानी कि आगे के वर्षों से संबंधित है, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि 2019-20 से संबंधित है, वो है 75। तो इस तरह से इसमें जोड़ देंगे 2200, 2275 माइनस हो जाएगा तो 2125, ये हमारा सब्सक्रिप्शन बचेगा। इसके बाद इसमें जो और इनकम में आएगा वो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 100, रेंट ऑफ हॉल 500, sundry receipts 100, इस तरह से जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से संबंधित था उन सारी बातों को, एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हुए हमने इसमें पोस्टिंग किया, इसका लेखा किया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का लेखा हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का लेखा हमने कर दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एडवांस का लेखा कर दिया, माइनस हो गया, और इंश्योरेंस प्रीपेड जो था उसका भी लेखा हो गया, और रिसीट और पेमेंट अकाउंट में भी जो आइटम्स थे उन सारी
रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी लेखा सारा हो गया है। अब इसका हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। $2825 इधर जो डिफरेंस आएगा कहलाएगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसको हम लोग सरप्लस भी कर सकते हैं। ये बचेगा 2825 में इधर का टोटल माइनस हो जाएगा 13, 4, 17, 19 और 1, 20, 2025, यानी कि 800 जो है एक्सेस ऑफ इनकम हमारा है ओवर एक्सपेंडिचर, या सरप्लस हमारा 800। इस तरह से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब जो भी आइटम्स छूटे हुए हैं वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है या कैपिटल आइटम्स है, उसे हम लोग बैलेंस शीट में कैसे पोस्टिंग करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ जमशेदपुर क्लब एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज इस तरह से पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लेंगे और अब बैलेंस शीट से संबंधित जो आइटम्स है उसका हम लोग पोस्टिंग करेंगे। क्योंकि इसमें हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर एक तरह से माना जाए तो न्यूली बिजनेस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अतः इसका ना ही ओपनिंग कैश बैलेंस था और ना ही कैपिटल फंड है। तो जो भी बातें हैं इसमें संबंधित उसको आगे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें लायबिलिटी साइड जो आएगा वो है एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी 30,000, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी 3,000, इसके बाद प्राइस फंड, प्राइस फंड दिया हुआ है 6,000। इसमें हमें लोग यहीं पर माइनस कर देंगे जो भी प्राइस अवार्डेड है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस कर देंगे और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस है वो है 600। इस तरह से 5,400 का प्राइस फंड बचा। इसका हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसका चर्चा, और
इधर आएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हालांकि अगर हमारे पास कैपिटल फंड होता पहले से तो इसे हम लोग इसमें जोड़ देते, और जब नहीं है तो इसे अलग से हम लोग दिखाएंगे। वो है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 800 है, ये 800 यहाँ आएगा। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो भी हमारा चूंकि करेंट लायबिलिटी है तो वो भी यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके बाद वो है 125। हम लोग अगर एसेट्स की बात करें तो इधर बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग है 25,000, कोई डेप्रिसिएशन इसमें नहीं है तो माइनस नहीं होगा। डेप्रिसिएशन करने से उसे हम लोग घटा देंगे। 11,000 इन्वेस्टमेंट, और फर्नीचर है 900। इसके बाद वो जो इसमें आएगा कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस। कैश इन हैंड जो दिया हुआ है वो है 2000, और कुछ करेंट एसेट्स और है जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 200 रुपया है, इसे हम लोग लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस को लिखेंगे। ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो इसमें हम लोग देख रहे हैं वह प्रीपेड इंश्योरेंस है 300। इस प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग यहाँ बैठा देंगे 300। और एक जो आइटम छूट रहा है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019-20 यानी कि आगे के कमिंग ईयर का वही वाला लायबिलिटी में आएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019-20 ये है 75। इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग सभी आइटम्स का जो बैलेंस शीट से संबंधित था उसको हम लोगों ने लिख दिया है। एडजस्टमेंट भी जो था उसका भी हम लोगों ने लिखा किया। एडजस्टमेंट में हमारा एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जिसका लेखा हो चुका है, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारा करेंट लायबिलिटीज है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 2019-20 का जो इंक्लूडिंग है सब्सक्रिप्शन वो भी हमारा इधर आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन या 2019-20 के लिए जो है। और इंश्योरेंस जो प्रीपेड था 300 रुपया जिसका हम पहले ही वर्किंग कर चुके थे, उस प्रीपेड इंश्योरेंस का भी हम लोगों ने लेखा कर दिया। सारा आइटम्स लिखने के बाद अब हम लोग बच्चों इसका टोटल करेंगे। दोनों साइड हमारा टोटल मिलना चाहिए। नौ
39,400 39,400। इस तरह से हमारा दोनों साइड बैलेंस शीट मिल गया और यह पूरा सवाल हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर विथ बैलेंस शीट हम लोगों ने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया। वर्किंग भी जो जहाँ जरूरत थी थोड़ा बहुत उसे भी हमने किया। इस तरह से बच्चों हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और पूर्व में जो पढ़ाए थे रिसीट पेमेंट अकाउंट, स्पेसिफिक फंड से संबंधित अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन सारी बातों का उल्लेख हम लोगों ने इस एनपीओ के चैप्टर में किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यहाँ तक मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होंगी और मैं आशा करूँगा कि आगे जो इससे संबंधित जो सवाल है इसे आप बनाने का प्रयास करें और आप निश्चित रूप से प्रश्न को हल करने में सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। थैंक यू।